हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपने स्टडी का टाइम टेबल सेट कर रखा है डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग सी टेट 7 जुलाई सी टेट 2024 के CDP सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और ये 50 क्वेश्चंस के जो हैं क्वेश्चंस हैं इसमें। और आज आप बताइएगा कि आज की क्लास में 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहता है और कम समय में प्रश्नों की व्याख्या के साथ जहां ज़रूरत होगी उसके साथ हम कम समय में इन 50 क्वेश्चंस को हल करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फ़िलहाल मैं कोशिश करूंगी। और आप अपना स्कोर बताइएगा लास्ट में और बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में आपको जो ये क्लास है वो कैसी लगी। चलिए आज की सफलता आपकी सफलता की मनोकामना के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चंस और किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं। यानी कि कहा जा रहा है कि अलग हर अंग का विकास जो है वो भिन्न भिन्न दर में होता है। तो ये कैसा है, एक आयामी है, विकास एक दिशीय होता है, विकास एक असतत प्रक्रिया है, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। तो आप जानते हैं सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल ये दोनों ही जो है विकास की दिशाएं हैं, ठीक है ना। ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है, देखते हैं। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ठीक है। बचपन वह अवधि है जिससे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। तो बचपन की अवधि को 10 भिन्न अवस्थाओं में ऐसा कुछ बांटा नहीं जा सकता, ऐसा कोई नियम नहीं है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है भाई? होती है, क्योंकि जो सोच समझ रहा है बच्चा वो उसके आसपास, उसके व्यवहार की जो समझ है उसके आसपास से, उसके वातावरण से, जिस एरिया में, जिस जगह पे, जिन लोगों में वो रह रहा है वो प्रभावित करता है। तो ऐसा नहीं कि प्रभावित नहीं करता। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित नहीं है, वातावरण पर भी आधारित होता है। पहला ऑप्शन सबसे पॉजिटिव है और सबसे पॉजिटिव ऑप्शन ही सही होता है, आप जानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आनुवंशिक विन्यास, ठीक है। यहाँ परिपक्वता आप जानते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे पूरी तरह से आप परिपक्व हों, आपका शरीर, आपका संज्ञानात्मक विकास भी हो, यानी कि सब, जहाँ पे आप अच्छे से सोच सकें, चीज़ों को तर्क वितर्क कर सकें ना। तो आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप में प्रकट होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण, परिपक्वता। तो आनुवंशिक विन्यास जो पूरी तरह से निर्धारित हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? जब पूरी तरह से आपका शरीर डेवलप्ड हो जाता है तो उसी को हम परिपक्वता कहते हैं, मैच्योरेशन कहते हैं। यानी कि आप पूरी तरह से मैच्योर हैं, शारीरिक, फिजिकली भी और मेंटली भी, यही बात है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि डैश समाजीकरण का प्राथमिक और डैश समाजीकरण का द्वितीय कारक है। तो प्राथमिक जो है वो परिवार है, आप जानते हैं, और जो द्वितीयक है वो विद्यालय है। तो प्राथमिक मीडिया है नहीं, विद्यालय है नहीं, मीडिया है नहीं, तो पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा कि परिवार ही क्या है, सबसे पहला प्राथमिक, समाजीकरण का द्वितीयक, समाजीकरण का प्राथमिक परिवार है और द्वितीयक जो है वो विद्यालय है, समाजीकरण का द्वितीयक कारक। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो टॉपिक है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो ये सबसे आखिरी चरण है ये ना।
सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, तो ये तो होगा नहीं। बचा आपका 3 ऑप्शंस। तो 5वें की अगर सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो दंड और आज्ञा पालन जो है वो 7 से 8 वर्ष के बच्चों में आता है। दंड और आज्ञा पालन का मतलब है कि वहाँ आप बच्चा वहाँ पे वो काम कर रहा है वो भय से, यानी कि अगर मैं होमवर्क नहीं करूँगा तो मुझे डांट पड़ेगी या मुझे पनिशमेंट मिलेगा स्कूल में, या अगर बड़े चाचा के घर पे आने से अगर उनका मैं आदर सत्कार यानी कि पैर नहीं छू के नमस्ते करता हूँ या नमस्ते नहीं करता हूँ तो मेरी मम्मी या पिताजी मुझे क्या करेंगे, डांटेंगे। तो ये एक जो अच्छा बनने का तौर तरीका है वो डर की वजह से, दंड की वजह से बच्चा आज्ञा पालन कर रहा है उनका। तो ये जो है 7 से 8 वर्षों के बच्चों में होता है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार, ठीक है ना। तो ये तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता। देखिए पियाजे लंबाई की बात करते नहीं हैं, ठीक है, ये तो दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता से कोई मतलब नहीं है। चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है, यानी कि जिस तरह से कहानी कथन लिखते समय हम पूरी तरह से चिंतन करते हैं तब उसका वर्णन करते हैं, ये बात जीन पियाजे कहते हैं। या स्थान जैसे अपने विद्यालय का स्थानीय मानचित्रण की बात वो करते ही नहीं, ठीक है। ये देखिए कुछ ज़्यादा ऑप्शंस अच्छे नहीं थे, इसलिए तीसरा ऑप्शन सबसे बढ़िया है, क्योंकि ये कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास पे बात करते हैं, सिद्धांत है इनका। तो चिंतन वर्णनात्मक कहानी कथन में जैसा होता है, ये सबसे बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा इन चारों ऑप्शंस में से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 7वां। 5 वर्षीय नसीम को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गले नहीं गलाने, ठीक है ना, चिकनी मिट्टी के गोले, गोले होगा यहाँ पे, हाँ गोले होगा शायद। चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है, यानी कि चिकनी मिट्टी इतना ही है, अगर इसको हम दबा के, इस गोले को दबा के लंबा करेंगे, सांप के आकार में करें तो ये बढ़ जाती है। वो ये सोच रहा है कि मिट्टी ज़्यादा हो जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? जीववाद। जीववाद वहाँ होता है जहाँ पे गुड़िया गिर जाने पे वो कहे, बच्ची कहे या बच्चा कहे कि रो रही है गुड़िया, इसको दवा लाना है मम्मी, गुड़िया को भूख लगी, इसको नहलाना है, ये सारी चीज़ें जीववाद होता है। तो इसमें ये बात तो हो नहीं रही क्वेश्चन में। केंद्रीयता, परिकल्पित निगमनात्मक संक्रात्मक परिणाम निकालना, तो कोई परिणाम निकाला नहीं जा रहा है, जीववाद इसमें है नहीं। केंद्रीयता दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि सेंट्रेशन है बच्चे में ना, बच्चा एक अपने माइंड को बस एक ही जगह स्थित ही कर पा रहा है, उसको अभी इतना ज्ञान नहीं है कि वो ये समझ सके कि मिट्टी इतनी है तो बढ़ाने से बड़ी कैसी होगी, उतनी ही मिट्टी से तो उतना बड़ा किया गया है ना। तो वो केंद्रित है, वो एक ही चीज़ पर स्थित कर रही है, वो ध्यान दे रही है कि पहले ये छोटा था फिर बढ़ाने से बड़ा हो गया, तो वो एक ही जगह पे केंद्रीकरण कर पा रहा है बच्चा, तो केंद्रीयता है। लेवाइगोत्स्की की संरचनात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित है। देखिए वाइगोत्स्की की बात करी जाए तो वो सामाजिक संक्रियात्मक समाज में जो सामाजिक अंतःक्रिया को ये जोड़ देते हैं, समाज में अच्छी चीज़ें, स्कैफोल्डिंग, ZPD, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो जहाँ पे ऐसा क्वेश्चन होगा वो सही होगा। सामाजिक संरचना, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषण और सार्वभौमिकता, तो देखिए इन तीनों पर वो बात नहीं करते, ठीक है, ये सामाजिक संरचना की बात करते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया को किस शब्द का प्रयोग किया है, यानी कि बच्चा जो अपने आप से बात करता है वो क्या है ना, निजी संवाद है, उच्च स्वर में वार्ता है, पाण है, या स्व केंद्रीयवाद है। तो स्व केंद्रीयवाद की बात ये नहीं करते, पाण की बात करते हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ सही नहीं है। उच्च स्वर में बात करने के बाद यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पे निजी संवाद है। बच्चा जब अपने आप से बात करता है तो ये इसे प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच कहते हैं, ठीक है, इसको प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच कहते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसी चीज़ को पियाजे जो है केंद्रीयवाद कहते हैं, ठीक है, एगोसेंट्रिक कहते हैं, ये स्व केंद्रीयवाद जो है ये पियाजे कहते हैं, लेकिन लेव वाइगोत्स्की निजी संवाद कहते हैं, प्राइवेट स्पीच। 10वां क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा के निम्न में से कौन सी विशेषता है?
ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव, सहयोगिता पूर्ण अधिगम, पुरस्कार और दंड का प्रयोग। तो देखिए एक दंड का प्रयोग नहीं देना है, ठीक है। ड्रिल और अभ्यास लगाना तो रटाने का एक छोटा तरीका हो गया। तो सहयोगिता पूर्ण अधिगम, जहाँ पे सहयोग करके बच्चे सीखते हो, चाहे वह सहयोग टीचर से मिले, किसी बड़े से मिले, सहपाठी से मिले, किसी से भी मिले ना। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। एक बच्चे में दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? तो स्थानीय संबंध बुद्धि, अंतरावैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक और प्राकृतिक बुद्धि। तो देखिए ये हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए 10 बुद्धि के सिद्धांत हैं, जिनमें से ये पूछा जा रहा है कि एक बच्चा दूसरों की भाषा, दूसरे की नीयत और इच्छाओं को समझ जाता है, यानी कि दुकान पे आने पर एक व्यक्ति से समझ जाता है कि इन्हें किस प्रकार की ज़रूरत, किस प्रकार की कपड़ों की ज़रूरत है ना, तो वो चीज़। तो जब दूसरों की नीयत को समझ जाना, जैसे एक टीचर ही बच्चों को देखकर ये पता लगा सकता है कि उसने जो काम दिया गया है वो बच्चे को आ रहा है या नहीं, यानी कि जो प्रोजेक्ट दिया गया है वो बच्चे को आ रहा है या नहीं ना। तो 11 के क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए, तो जब दूसरों की नियत की बात हो, कि जब दूसरों की बात बच्चा समझ जाए तो वो इंटरपर्सनल होता है, यानी कि अंतरावैयक्तिक, ठीक है। इंटरपर्सनल मतलब दूसरों की बात समझना, इंट्रा मतलब अपना, यानी कि अंतःवैयक्तिक में जब वो अपनी बात दूसरों को बहुत बेहतर तरीके से समझा पाए वो, तो यहाँ पे दूसरों की बात बच्चा समझ पा रहा है तो अंतरावैयक्तिक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। बाधक नहीं है भाई। विद्यालयों को बच्चों के अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित, अंग्रेजी को ही प्रथम भाषा नहीं ना। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। सही बात है, बहुभाषा अगर बच्चा बोलेगा, बहुत सी भाषाएं बच्चा बोलेगा तो इससे उनका लाभ ही है, तो ये कुछ सही है ना। द्विभाषी उपागम विद्यार्थी में उलझन पैदा करता है, बाधा नहीं डालता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे लाभ होता है, बाधा की बात सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेंडर भूमिकाएं डैश हैं। जेंडर भूमिकाएं क्या हैं? अधिग्रहित व्यवहार, जन्मजात व्यवहार, जैविक संरचनाएं और अनुवांशिक निर्धारित। देखिए 13 के क्वेश्चन को अगर बात कर ली जाए, तो जेंडर जो भूमिकाएं हैं, जो मेल फीमेल के इनके जो भूमिकाएं हैं अलग अलग क्षेत्र में, वो क्या है? अधिग्रहित व्यवहार है, समझ रहे हैं? इनको समाज के द्वारा दिया गया है। ये बायोलॉजिकली आपको नहीं मिलते ना। बायोलॉजिकली आपको कुछ हद तक कुछ अलगाव देखने को मिलेंगे, लेकिन ये नहीं है कि जेंडर भूमिका, यानी कि लड़कियों को खाना ही पकाना है और लड़के ही सिर्फ जॉब पे जाएंगे या जेंट्स ही सिर्फ जॉब पे जाएंगे। ये जेंडर भूमिकाएं जो है अधिग्रहित व्यवहार है। हमने समाज जैसा हमें समाज ने कहा है हम वैसा ले लिए हैं ना, हमने वैसा ले लिया है अपने मन से या अपने हिसाब से हमने कुछ नहीं किया, तो वो अधिग्रहित व्यवहार है, ठीक है। यानी कि लड़का जो है अगर वो गाँव में या कहीं पे भी घर में अगर अपना झाड़ू लगा देता है, पोछा लगा देता है, तो तुम लड़के हो, तुम ये करोगे, लड़कियां ये काम करती हैं। तो ये जो जेंडर भूमिकाएं हैं वे समाज के द्वारा दी गई हैं, अधिग्रहित व्यवहार है, इन्हें बायोलॉजिकली ये हमें नहीं मिले हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यानी कि पूरी तरह से सतत सभी चीज़ पर बच्चे के शारीरिक, संज्ञानात्मक और मानसिक, इन तीनों पहलुओं पर बच्चों के जहाँ पर ध्यान दिया जाएगा वही उद्देश्य सही होगा। बच्चों के प्रदर्शन की एक दूसरे में तुलना करना नहीं, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इनके अनुसार रूपांतरित करना। किनके अनुसार? छात्रों के अनुसार। छात्रों के अनुसार ही सब कुछ है तो बेहतर है, तो यही उद्देश्य बढ़िया लग रहा है। फिलहाल और देख लेते हैं। छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण नहीं करना है, सफल और विफल घोषित नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जहाँ पे छात्रों के हिसाब से नियम कानून बदल दिए जाएं और लचीलापन हो अनुशासन में या रूल्स नियम कानून में विद्यालयों के, वो सही होगा।
अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? अच्छा, इस पे विचार करना चाहिए कि जो अभी मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो मेरे अलावा कौन करेगा या मेरे अलावा कौन देखेगा ये? विशिष्ट, ये भी उतना सही नहीं है, किस पर विचार करना चाहिए? विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? अच्छा, ये इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो विशेष बच्चे हैं, यानी कि या तो जो बहुत बढ़िया है पढ़ने में, या तो जो एकदम विशेष कर हैं, उन पर सर्वोत्तम तरीका लगाया जाए कि उन्हें क्या नुकसान है, क्या मदद क्या दी जा सकती है। तो ये कोई कुछ खास रहा नहीं। कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं की शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा? अध्यापिका अपने शिक्षा शास्त्र के लिए चिंतन करेगी, तो ये उतना बढ़िया लगा नहीं। शिक्षक को ऐसा विचार करना चाहिए कि मैं क्लास में किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाऊँ कि ये बच्चे बढ़िया हों। बच्चों के बारे में सोचना है, ये नहीं कि उनके शिक्षा शास्त्र के बारे में सोचना है। कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी? तो अगर इसकी बात कर ली जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है और इसका अंक समान दिया गया है, तो इसको माना है ऐसा कि ये क्वेश्चन ही कुछ इधर उधर से उन्होंने बना दिया है, ताकि इसका कोई ऑप्शन ही सटीक नहीं मिलता अगर आप इसको समझेंगे तो ना क्वेश्चन के हिसाब से। क्योंकि शिक्षक को क्या विचार करना चाहिए, इन चारों ऑप्शन में से बहुत बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं है, तो इसलिए इसके लिए समान अंक सभी लोगों को दिए गए हैं। तो ये विवादित क्वेश्चन में रहा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए ना, तो केवल सही नहीं है। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए, क्यों? अगर विशेष विद्यालय उनके एरिया में नहीं है तो वो उन विशेष विद्यालयों के लिए कहाँ जाएंगे? ऐसी बात नहीं है। सरकारी विद्यालय में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों की गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराए, बिल्कुल। वो क्या योग्यता है उनकी, वो चल फिर सकते हैं या बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते अच्छे से, इन योग्यताओं को छोड़िए। जो सबसे बेहतर शिक्षा हो उन्हें उपलब्ध कराई जाए, और बच्चा जिस प्रकार से उनका माइंड होगा, एवरेज होंगे बच्चे या कुछ बच्चे माइंड सेट के इतने स्ट्रांग होते हैं, उन्हें चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं, तो बच्चे अपने हिसाब से सीख लेंगे। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। पर कथन और असर्शन से क्वेश्चन है, ए और आर, असर्शन और रीजन से। पढ़ते समय एक शिक्षक को पाठ सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। जब भी हम कोई पाठ पढ़ाएं या पढ़ाते समय हमें अलग अलग विभिन्न चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, तो बात सही है, करना चाहिए हमें। उदाहरण के लिए, शिक्षकों अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु तो अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। सही बात है। आप कितने भी पढ़े लिखे हैं और आप छोटे बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं 1 to 5, खासकर किसी भी लेवल के बच्चे को, अगर आप बड़ी क्लास के बच्चों को पढ़ रहे हैं तो उन्हें छोटे क्लास के बच्चों के हिसाब से नहीं ट्रीट किया जा सकता ना। उन्हें लेक्चर विधि ही बढ़िया रहेगी ताकि वो अच्छे से अपने से नोट बना लें, समझ लें ना। लेकिन बच्चों के हिसाब से आप अपने शिक्षा शास्त्र को कमज़ोर और कठोर बनाएं। ये ज़रूरी है कि आप लचीलापन एक शिक्षक में हो। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है, जो कि ए में है, सही हो जाएगा। एक बच्चा लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना कर रहा है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस हो रही है, तो लिखने की बात हो रही है, तो लक्षण क्या कहलाएगा? फिलहाल पठन वैकल्य, आलेख वैकल्य है। तीसरा इसमें होगा गणन वैकल्य। ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ गणन वैकल्य, इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। और चौथा है आपका ADHD, यानी कि ध्यान एवं अतिसंक्रियता विकार, अटेंशन डिफिसिट हाइपरसिविटी डिसऑर्डर जो होता है वो ना। एक इसे हिंदी और इंग्लिश जैसा आपको सही लगे, आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। फिलहाल 18 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो हाँ, लिखने की बात हो रही है, जो कि दूसरा ऑप्शन है आलेख। लिखने से ना, डिस्ग्राफिया जिसे आप कहते हैं, सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। 19 क्वेश्चन की बात कर ली जाए, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए?
मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीके नहीं, जो मानक है, मानकीय पद्धतियों का इस्तेमाल नहीं करना है। शिक्षा शास्त्रीय उपागम और मूल्यांकन के विविध साधनों का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, जो भी आप शिक्षण में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनके अलग अलग तरीके यूज करना चाहिए, ये सही है। रटने की बात गलत है। रटन आधारित अधिगम, पेपर पेंसिल आधारित वृद्धि और पुनर्स्मरण यानी कि याद करने पे बल देना। तो दूसरा ऑप्शन सबसे सही है और यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक का अनिवार्य लक्षण है? अपसारी चिंतन, आवेगशीलता, सोच में केंद्रीकरण, अभिसारी चिंतन। 20 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो वो चिंतन सबसे बढ़िया है जो आपको कई तरीके से सोचने का मौका दे। एक प्रॉब्लम को अगर आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो सबसे सृजनात्मक लक्षण यही होगा, जो कि होता है अपसारी चिंतन में। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? सक्रिय अन्वेषण द्वारा, पूरी तरह से वो सक्रिय रहते हैं, सही बात है। खेल खेल में भी निकालते हैं, बिल्कुल। पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग करके, ये भी सही है। सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा, थोड़ी सी किसी की हेल्प मिल जाती है तो बच्चा ऐड और एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर पाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसमें। एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3 से 4 अंकों के समूह में बांट कर याद करना सुझाती है कि उनको अगर आप 3-3, 4-4 अंक में पढ़ते हैं तो आप उसका अच्छे तरीके से उसको आप याद कर सकते हैं। अध्यापिका की यह सुझाई रणनीति क्या कहलाती है ना? क्वेश्चन की अगर बात कर ले जाए तो पहले क्वेश्चन की पहला ऑप्शन है कि खंडीकरण, कूट लेखन, स्वांगीकरण, अनुकूलन। तो देखिए यहाँ पे खंडीकरण किया जा रहा है, ठीक है, चंकिंग करी जा रही है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन। हाँ, उनके आसपास पड़ोस में जो उन्होंने सीखा है उससे उन्हें थोड़ा ज्ञान का अर्जन करवाना चाहिए, ये तो सही है। वस्तु को रटना सही है। निष्क्रिय अनुकरण नहीं करना। उद्दीपन की बात सही नहीं उतनी होती है। यहाँ पे सबसे परफेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा। 24 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म, ठीक है, कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है? पहला है, यानी कि वो निगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से अगर सोच पाते हैं बच्चे ना, तो वो सबसे बढ़िया होगा। पहला है कि सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें ट्रॉफी देकर पुरस्कृत करती है। यानी कि बच्चा न भी चाहे तो वो ट्रॉफी पाने के लिए पढ़ेगा ना। तो ये उतना सही नहीं रहा। जहाँ पे बच्चा कुछ पाने के लिए अगर मेहनत करे तो, यानी कि मेहनत करने का मतलब है कि लालच में ट्रॉफी पाने के लिए बच्चा सिर्फ पढ़े, अगर न ट्रॉफी मिले तो बच्चा न पढ़े, उसे न ध्यान दे, तो ये उतना सही नहीं है। परमति विविध प्रकार की पुस्तक उन विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं, उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। ये बात तो सही है कि अलग अलग सब्जेक्ट से हट के चीज़ों को पढ़ा जाए और उन्हें क्लास में चर्चा करी जाए, सही बात है। अरुंधति नए शब्द का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है, यानी कि संकेत देती है, हिंट देती है बच्चों को, है? तो सही है। दूसरा तीसरा सही हो गया आपका। और देखते हैं, रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वह वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं, यानी कि जो भी उन्हें वर्तनी उच्चारण या स्पेलिंग में मिस्टेक होती है, बच्चों से वो कहती है कि उन्हें बार बार लिखें ताकि वो याद हो जाए, जो कि इतना अच्छा इफेक्टिव तरीका नहीं है। दूसरा तीसरा जिस भी ऑप्शन में होगा सही हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हो रही है। अपने विद्यार्थी को डर की भावना पैदा करके, समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, यानी कि जो मैं लिख रहा हूँ या कह रहा हूँ, बहुत टीचर्स ऐसे होते हैं कि बढ़िया है, यही सही है। अगर बच्चों को थोड़ी कि नहीं मैम ऐसा नहीं, नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसा होगा, तो
चूँकि वो सुनते नहीं, तुम पढ़े हो जाता है या मैं पढ़ी हो जाता है ना, कुछ स्कूलों में ऐसा होता है फिलहाल। तो ये नहीं है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर बिल्कुल, जहाँ पर इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालिसिस, जहाँ पर बच्चे क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके सभी लोगों को, सभी विचारों को क्या किया जाए, इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, ये सबसे सही ऑप्शन है। निष्क्रिय रटन सही नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहित करना, शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों की नकल करना। सिर्फ नकल करेंगे तो सार्थक अधिगम होगा नहीं, रट्टा नहीं मारना है। एक समस्या को कई तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये अपसारी चिंतन होगा, जो भी बात किया, और वो सबसे बढ़िया होगा। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं, उनमें डैश की भावना उत्पन्न होगी। यानी कि अगर वो सफल हो रहे हैं तो उन्हें ये न लगे कि ये लगे कि उन्होंने मेहनत की है, तब उन्हें ये चीज़ मिली है। तो इसमें वो कौन सी भावना दिखाएंगे? शर्म नहीं, गुस्सा नहीं, गर्व की बात, उत्कंठा की बात नहीं, गर्व की बात होगी। उन्हें महसूस होगा, वो प्राइड फील करेंगे कि मैंने ये किया है जो कि बढ़िया है ना। वो अपनी सफलता किस पे करें? आंतरिक कारणों पर आरोपित करें। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय, आरोपण का मतलब यहाँ पे आरोप लगाना नहीं है, मतलब मानना है। ठीक है, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम, यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। सही है। यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का मौका नहीं, यह अध्यापक के निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है। तो अध्यापक क्या आराम करने आए हैं? नहीं। यह बच्चों में आज्ञापरायणता पैदा करता है। क्यों आज्ञा? आप ही की आज्ञा क्यों? अगर आप गलत हैं तो आपका भी विरोध हो सकता है, चाहे कोई भी हो ना। तो आज्ञापरायण नहीं बनाना है बच्चों को, बच्चों को समझदार बनाना है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन सही होगा। एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। उन्हें कोई भ्रांति हो गई, उन्हें कोई कन्फ्यूजन हो गया, जैसे कन्फ्यूज होते हैं कुछ लोग, जैसे बहुत हमारे गांव बूढ़े बुजुर्गों से सुनने को मिलता है कि शाम को जो है झाड़ू नहीं लगाना चाहिए घर में ना, सुबह को पढ़ेंगे तो ज़्यादा माइंड एक्टिव होता है। ये बात सही भी है, लेकिन कुछ तरह की भ्रांतियाँ भी हैं। कुछ लोग सुबह को उठते हैं तो उन्हें ऑफिस जाना होता है, कहीं प्राइवेट जॉब पे जाना होता है, तो वो बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते सुबह को उठकर पढ़ना, वो आकर ही शाम को पढ़ना पसंद करते हैं ना। तो कुछ भ्रांतियाँ गठित हो जाती इसी तरह, तो उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए, सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए कुछ भ्रांतियाँ अच्छी भी हैं ना, कुछ भ्रांतियाँ जो हैं वो सही होती हैं, तो पूरी तरह से सख्त रूप से उन्हें पूरा मना कर देंगे तो ये भी नहीं सही है ना। तो बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। बिल्कुल स्वाभाविक है, सभी लोगों को भ्रांतियाँ हो जाती हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है। एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल थोड़ा सा हमें गौर करना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए बच्चे की, क्यों बच्चे में ये भावना आई है ना, ताकि वो बच्चा और अच्छे से सीख सके उस चीज़ को। वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियाँ सदैव निराधार नहीं होते हैं, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाते हैं। बिल्कुल वो जो अपने परिवार से सीखेंगे, पहले तो बच्चों को लगता है कि मेरे परिवार जो कह रहे हैं वो बढ़िया है, बिल्कुल सही है वो। जब बच्चे बड़े होते हैं तो कुछ ऐसे कन्फ्यूजन होते हैं जो दूर होते हैं कि नहीं, परिवार से भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमें बहकाने के लिए दे दी जाती हैं ना, कह दी जाती हैं, तो वो भ्रांतियाँ दूर होती हैं, तो बच्चा सीखता है अच्छा। तो पूरी तरह से सख्त रूप से हमें मना नहीं कर, उन्हें दंडित नहीं करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं कर देना चाहिए, कि बच्चा थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी न रखे अपने मन में ना, कि वो सोचे कि नहीं अब मतलब 29 का नेगेटिव क्वेश्चन जो हो जाएगा वो पहला ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ी चर्चाएं कम करते हैं फिलहाल, क्योंकि मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे। निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए विप्रेरित किया जा सकता है? यानी कि अगर तुम पोएम पढ़ो तो 5 रुपया
तुमको मिलेगा। ये किस विद्यार्थियों को सीखने के लिए विपरीत करेगा, तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है, ठीक ना, ये पूछा जा रहा है। ये मानवतावादी कहते हैं व्यवहारात्मक है या संज्ञानात्मक है, सामाजिक सांस्कृतिक है। तो ये सामाजिक सांस्कृतिक, ये संज्ञानात्मक है। क्या है? संज्ञानात्मक है। दूसरा ऑप्शन व्यवहारवादी, अच्छा है क्या पहले? तो संज्ञानात्मक, तो यहाँ पे कुछ सोचने की बात हो नहीं। संज्ञान से मतलब तब होगा जब बच्चा क्या करे, कुछ चिंतन करे। तो यहाँ पे चिंतन की बात तो हो नहीं रही है, यहाँ प्रलोभनों की बात यानी कि पुनर्बलन देने की बात हो रही है। तो ये व्यवहारवादी जो है व्यवहारात्मक है, ये व्यवहार में है। ऐसा ना, ऐसा कुछ नियम कानून नहीं है कि ठोस प्रलोभन देने से, पुरस्कार देने से सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है उनके व्यवहार में ना। जैसे कि अगर तुम अच्छा पढ़ोगे तो तुम एक अच्छी जॉब कर सकते हो, जिससे तुम्हारे घर की प्रॉब्लम्स, तुम्हारी खुद की प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत सॉल्व की जा सकती हैं। तो वो बात, तो ये दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? मूर्त संसाधनों में बहुत से दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का हो, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार ना। तो 2 से 7 वर्ष में बच्चा तो दृश्य श्रव्य सामग्री से सीखेगा तो अच्छा सीखेगा। जटिल नहीं सिखाना है, अमूर्त समस्या नहीं सिखाना है, यानी कि अमूर्त जो जिसे महसूस किया जा सके लेकिन वो उसको क्लास में लाके दिखाया न जा सके ना, तो वो तो जटिल नहीं होना चाहिए, अमूर्त नहीं होना चाहिए। परिकल्पनात्मक सोच सुलझाने के मौके मुहैया करानी चाहिए। तो सबसे बढ़िया 2 से 7 वर्ष की उम्र में ये हो जाएगा 31 का पहला ऑप्शन। निम्न में से पाण का सही उदाहरण क्या है? पाण मतलब स्कैफोल्डिंग, जिसकी बात वाइगोत्स्की करते हैं। तो सवालों के जवाब देना नहीं, संकेत एवं इशारे देना ही क्या है? पाण कहलाता है। थोड़ी सी आप हेल्प कर देंगे बच्चे की ना, तो बच्चे को ऐड तो आता है, एडिशन तो आता है, लेकिन कैरी वाला एडिशन नहीं आता। अगर आप थोड़ी सी हेल्प कर देंगे तो कैरी वाला एडिशन भी बच्चे को आ जाएगा, ये वाला। तो संकेत एवं इशारे देना। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सरल प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, केवल औपचारिक है, परीक्षाओं का प्रतिबंध है। सिर्फ परीक्षा के लिए एक प्रगतिशील कक्षा नहीं होती। कौन सा क्वेश्चन है ये? फिलहाल 31, 32, ओहो 32 के बाद 35 आ गया, 33, 34 क्वेश्चन। अच्छा, इधर ही कहीं होगा। ये 2 क्वेश्चन एक ही साथ आ गए हैं मुझे लगता है, चारों क्वेश्चन एक ही हैं। देखते हैं 35 प्रगतिशील कक्षा, और यहाँ पे भी अच्छा 2 क्वेश्चन मिसिंग है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी हूँ मैं। फिलहाल चलिए देख लेते हैं 35 से ही 2 क्वेश्चन आपके। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सरल प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो बिल्कुल ये क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गार्डन के अनुसार अगर बात कर ली जाए तो इसमें से कौन सा कथन सही है? पॉजिटिव क्वेश्चन के ऑप्शन की बात हो रही है। बुद्धिमत्ता को परिभाषित व विकसित नहीं किया जा सकता, ये बात गार्डनर नहीं कहते हैं ना। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं हैं, यानी कि हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धियां हैं, ये बात सही है। और ये बात ये भी कहते हैं कि अगर सभी लोगों को एक जैसा समान परिवेश मिले तो बहुत लोगों की जो बुद्धि है उनमें एक समान की बुद्धियां देखी जा सकती हैं, गति देखी जा सकती है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करते हैं? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा या घर की भाषा? तो सबसे ज़्यादा जो बात होती है वो घर की भाषा यानी कि मातृभाषा की बात होती है कि मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, ताकि जो भाषा बच्चा बोलता हो उसमें वो अच्छे से समझ पाए। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना कि कक्ष की विशेषता है? व्यवहारवादी, सामाजिक संरचनावादी,
शिक्षक केंद्रित या पाठ्य पुस्तक केंद्रित। देखिए शिक्षक केंद्रित पाठ्य पुस्तक केंद्रित बहुत अच्छा नहीं होता है ऑप्शन। अगर क्वेश्चन न पूछा जाए तो ये सामाजिक संरचना है, जहाँ पर लचीलापन हो बच्चे के हिसाब से, उनको समूह में बिठाया जाए, तो ये सामाजिक संरचना है। 38 का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किस प्रकार की शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा? मानकीकृत नहीं, पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित नहीं, पूरी तरह से पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित नहीं, संलग्न एवं संदर्भित, बिल्कुल, जहाँ पर बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे के क्वेश्चंस को सुन रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, वहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आप ध्यान में रख सकते हैं, तो वो बिल्कुल बढ़िया होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? रटने की क्षमता नहीं, पुनरुत्पादन व याद करने को नापना नहीं, बच्चों को सीखे गए प्रक्रिया में मदद करना, और तुलना करना तो सही है नहीं है उतना। तीसरा ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाता है। तो आसान क्वेश्चन है। समावेशन का क्या अर्थ है? सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बढ़ावों को अनदेखा करना, भेदभाव को बढ़ावा नहीं देना है, भागीदारी और जुड़ाव के समान अवसर देना, जहाँ पे बच्चा अपनी बात को रख सके, लोगों क्लासमेट और टीचरों के साथ पूरे से कंफर्टेबल हो, तो वो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 41 का। समावेशन का क्या अर्थ है? चौथा ऑप्शन भी आपका सही है। फिलहाल सभी विद्यार्थी को उनको सामाजिक पहचान के निरपेक्ष होकर अपनाना, सबसे सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा कि जो भी बच्चे जिस भी समाज से आते हैं उन्हें वो भूल कर उनकी क्या योग्यता है उस पर ध्यान देकर हमें बच्चों को अपना लेना है। सबसे बढ़िया ऑप्शन यही हो जाएगा आपका। समावेशन का मतलब यही है कि सारे बच्चों को समावेशित कर लेना क्लास में, चाहे वो जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं, जिस भी योग्यता से आते हैं। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? क्वेश्चन है कि बचना चाहिए किससे, थोड़ा सा नेगेटिव क्वेश्चन है। तो 42 के क्वेश्चन ऑप्शन की बात कर ली जाए तो हर विद्यार्थी को पहचाने और उसका सम्मान करिए, तो सही बात है, इससे नहीं बचना है आपको। प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभव को प्राथमिकता देना, जो प्रभुत्वशाली है, प्रभुत्वशाली इस क्लास में कौन बच्चे होते हैं? जो बच्चे पढ़ने में ठीक होते हैं, जो बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं या प्रभावशाली होते हैं ना, सृजनात्मक जिन बच्चों के, तो ऐसा इनकी प्राथमिकता नहीं देनी है कि उन्हीं को मॉनिटर बना दिया जाए। शिक्षक की सामग्री में विविधता शामिल करें, ये बात सही है। सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास कराएं, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन बचना किससे चाहिए? इसी से, कि दूसरा ऑप्शन आपका सही है। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किसकी कठिनाई है? डिसलेक्सिया पढ़ना, गायन, सोच, चलना। तो आसान प्रश्न वैसे भी हो गया क्योंकि ऑप्शन आसान है। पहला पढ़ना, ठीक है, रीडिंग से। डिस्ग्राफिया होता तो राइटिंग से यानी कि लेखन से, और डिस्कैलकुलिया होता तो गणन से यानी कि गुणा भाग जोड़ घटाना ना। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम क्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? अभिव्यक्ति के लिए केवल नहीं होगा। सफलता का आरोपण अक्षमता की कमी को माने, यानी कि अगर बच्चा सफल होता है तो असफल हो या सफल हो तो उसका परिणाम जो है वो बच्चे पर डाला जाए ना। बहुत लंबे और बारंबार दत्तीकार देना, पूरी तरह से बार बार इतना काम देना कि बच्चे को टाइम ही ना मिले। सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करना। चौथा ऑप्शन सबसे बढ़िया है कि कुछ भी समझाने के अलग अलग तरीके हों। देखिए एक ही क्वेश्चन होते हैं लगभग, जो 1 2 3 बार आ जाते हैं, बस वो लैंग्वेज उनकी चेंज हो जाती है। प्रतिभावान विद्यार्थी कौन है? जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित कर लेते हैं। ये बात सही है कि वो उनकी कैचिंग पावर बढ़िया होती है, वो अच्छे से चीज़ों को समझ जाते हैं। अपने आयु स्तर से नीचे प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, यानी कि क्लास 4 का बच्चा होगा तो क्लास 2 के क्वेश्चंस को नहीं हल कर पाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। प्रतिभावान बच्चे अपने क्लास से एवं क्लास की चीज़ों को भी कर लेते हैं। सरल और आसान कार्य वो नहीं चुनते हैं। सहज भाषा का अभाव नहीं होता है, वो पूरी तरह से अपनी भाषा को, दूसरों की भाषा को समझ सकते हैं। पहला ऑप्शन सबसे सही हो जाएगा। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित, अनदेखा, दंडित और अवरुद्ध। तो वो
46 का सही ऑप्शन आप जान ही रहे हैं, प्रोत्साहित करना है बच्चों को, और इन तीनों ऑप्शन नेगेटिव हैं। किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की असफलता को यहाँ पे होना चाहिए फिलहाल 47 में असफलता को कम किया जा सकता है। सफलता को तो बढ़ावा देना है ना, तो जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, बिल्कुल यही सही है कि जो भी उनके समाज से, जिस समाज से वो आए हुए जुड़ा है, तो बच्चा वहाँ से चीज़ों को इंटरेक्ट कर पाएगा, तो वो सही सीखेगा, सही अधिगम अच्छा होगा। 48 क्वेश्चन की बात कर ली जाए, सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। कक्षा में प्रतिस्पर्धी कंपटीशन की बात नहीं है। बच्चों के विचारों और अनुभव को जगह देना, बच्चा जो भी कह रहा है चाहे वो सही या गलत, उसको सुनिए, उसका एक जो व्यक्तिगत उसकी विभिन्नता है उसको रखिए क्लास में ना। तो ये 8वें का मतलब 48 का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चों के विचारों को अनुभव करना है, पृथक नहीं करना है बच्चों को, उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित ना हो। वैसे उदाहरण आप देखिए क्या करेंगे जो बच्चा जानता ही ना हो, परिवेश में उसके हो ही ना। विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय, किसी कॉन्सेप्ट को बच्चे ने अगर जल्दी ही में ही सीखा है, पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। निगेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव क्वेश्चन पर ध्यान देना है। विभिन्न उपसम प्रत्ययों के बीच संबंधों को क्रियान्वित करें, यानी कि एक दूसरे को लिंक करके उदाहरण समझाएं, बिल्कुल सही है। संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण भी बनाना जरूरी है, यानी कि जो ज़रूरी है वो भी, जो उसके निगेटिव पहले हैं वो भी समझाएं, जो पॉजिटिव है वो भी समझाएं। अधिग्रहित जानकारी को नई समस्या पर लागू करना, नई होगा यहाँ पे, ठीक है, नहीं, तो ये भी सही है। नकल करने के बाद जो होगा वही गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन, विद्यार्थियों को नए संपर्क में पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। देखिए निगेटिव क्वेश्चन है। उन्हें दिए गए उदाहरण में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें। उन्हें संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें, गैर उदाहरण नहीं प्रस्तुत करना है। पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें, पहले सरल तब जटिल की ओर बढ़ना है। नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना, सबसे ऑप्शन चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे 50 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी और इन 50 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद। इसी तरह मेहनत करते रहिए और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।